गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापी अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया था योगात्मक अभिक्रिया के बारे में, ठीक इसी तरह दूसरी अभिक्रिया थी प्रतिस्थापी अभिक्रिया में आपने देखा कि किस प्रकार से जो प्रतिस्थापी हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन क्लोरो समूह के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम कोई भी पार्श्व श्रृंखला लेंगे और उसमें मौजूद जो हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन और जो बीटा हाइड्रोजन होते हैं, सबसे पहले हम अल्फा और बीटा हाइड्रोजन देखें तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक यौगिक है जो कि बेंजीन के बारे में आप सभी को पता है, और यहाँ पर यदि ये CH2CH3 इस प्रकार से, तो यहाँ पर यदि ये संरचना आपको दिखाई दे रही है तो यदि हम इसका नाम लिखें तो इसे हम लिखेंगे, अभी हमने एक संरचना आपको बताई थी, इस प्रकार की एक संरचना थी, इसे हम लिखे थे CH3 C6H5CH3, ये हम बता चुके हैं आपको। इसका नाम है मेथिल बेंजीन, इसे हम कहते हैं मेथिल बेंजीन। लेकिन जब यही संरचना थोड़ी आगे बढ़ती है, क्योंकि ये यहाँ पर जो मैथिल मूलक है ये एल्किल मूलक का पहला सदस्य, हाइड्रोजन के बाद पहला सदस्य मेथिल मूलक है, और इसके बाद यदि दूसरे सदस्य की बात करें तो इसे हम कहते हैं एथिल मूलक। तो यहाँ पर मेथिल है ये, जिसमें कार्बन की संख्या 1 दिखाई दे रही है, जो दूसरा यहाँ पर एथिल समूह दिखाई दे रहा है आपको CH2CH3। इसे आप यदि लिखना चाहें तो इसे आप इस प्रकार भी लिखते हैं C2H5, जैसे आपने CH3 लिखा, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पर कार्बन की संख्या आपको 2 दिखाई दे रही है। यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 5 दिखाई दे रही है। यदि इसे हम खोलकर लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बेंजीन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये जो 2 कार्बन है जिसमें से ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन और इसे हम कहेंगे बीटा कार्बन। तो यहाँ पर आप देखिए ये होगा आपका अल्फा कार्बन और ये है आपका बीटा कार्बन। तो यहाँ पर जब भी हैलोजनीकरण की क्रिया होती है, मतलब अभी हमने इसके पहले आपको जो अभिक्रिया बताई थी वो नाभिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया थी, और ये है पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापी अभिक्रिया। तो यहाँ पर जब जैसे कि आपने देखा कि ये अल्फा कार्बन है, तो इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा उसे बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो इसके आधार पर जब कोई अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले अभिक्रिया ले रहे हैं सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, सीधे हैलोजनीकरण। जैसा कि हैलोजनीकरण के बारे में आपको पता ही है कि जब हम हैलोजन का प्रतिस्थापन कार्बन के हाइड्रोजन के द्वारा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन है, तो इसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम हैलोजन समूह के द्वारा कहेंगे। तो यहाँ पर हैलोजन समूह क्लोरो भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों में से कोई भी लिया जा सकता है। तो इस आधार पर यदि हम एक यौगिक ले रहे हैं और उसकी संरचना हम इस प्रकार आपको बताते हैं, यहाँ पर ये बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमको सिर्फ ये लेना है और इसका प्रतिस्थापन किस प्रकार से होगा ये हम इसमें बता रहे हैं आपको। तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ लिखा एथिल बेंजीन, तो यहाँ आप लिखेंगे CH2CH3, ये संरचना है, ये संरचना आपने देखी। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्लोरीन के एक अणु की क्रिया होगी इसमें, और ये सूर्य के प्रकाश में होगी। तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश में इसकी क्रिया होती है तो इसकी क्रिया से, तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन यहाँ पर अल्फा कार्बन है और दूसरा कार्बन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बीटा कार्बन है। तो यहाँ पर जब क्रिया होगी तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार से CH2Cl, तो यहाँ CH2 की जगह क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, CHCl CH3, इस प्रकार से CHCl CH3 लिखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा एक यौगिक बनेगा, उसकी स्ट्रक्चर हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH2, और ये क्या हो जाएगा CH2Cl, CH2 और इसके बाद आएगा CH। तो यहाँ पर आप पहले यहाँ क्या था, CH2 था और CH3 था, तो यहाँ पर हमने पहले CH2 लिखा, उसके बाद हम CH2 लिखेंगे और उसके बाद Cl। यहाँ पर आप बता सकते हैं
इस प्रकार के स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देखिए ये होगा अल्फा क्लोरो एथिल बेंजीन, इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन पर ये क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखिए ये बीटा कार्बन पर क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए जब इसका नामकरण होगा तो इसे लिखा जाएगा अल्फा क्लोरो एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। अल्फा क्लोरो एथिल बेंजीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जा रहा है क्लोरो समूह के द्वारा या हैलोजन समूह के द्वारा, इसलिए इससे बना जो यौगिक होगा वो अल्फा क्लोरो एथिल बेंजीन होगा। ठीक इसी तरह यदि हम इसकी बात करें तो इसे हम लिखेंगे, जैसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं बीटा क्लोरो एथिल बेंजीन। इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहां पर आप देखिए कि पहले जब हम क्लोरीन अणु की क्रिया बेंजीन एथिल बेंजीन से करवाते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एथिल बेंजीन। तो एथिल बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के 1 मोल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें 2 उत्पाद प्राप्त हो रहा है, एक अल्फा क्लोरो एथिल बेंजीन और दूसरा हमको बीटा क्लोरो एथिल बेंजीन प्राप्त हो रहा है। यदि यहाँ पर हम देखें इसको, यदि हम आगे बढ़ाएं इस क्रिया को, जैसे मान लीजिए इस अभिक्रिया को हम इस और आगे बढ़ाते हैं तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिखिए CH2CHCl, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं 2Cl2 से। 2Cl2 से जब इसकी क्रिया कराएं तो इस क्रिया के आधार पर यदि हम इस रिएक्शन को देखें तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको। यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्लोरीन के अणु कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, हाइड्रोजन के परमाणु कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 और 1 3 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम ये CH2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर CH नहीं होगा बल्कि CH2 होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर क्या था CH3 था। तो यहाँ पर CH2 देखिए, यहाँ हमने लिखा था बीटा क्लोरो एथिल बेंजीन, यहाँ लिखेंगे आप बीटा क्लोरो एथिल बेंजीन। अब जब ये बीटा क्लोरो एथिल बेंजीन है, इस पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब इसमें क्रिया हो रही है और क्लोरीन के 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो जब 2 अणु भाग लेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये इस प्रकार से संरचना बनेगी CCl2 CCl3, इस प्रकार से ये इस प्रकार की संरचना बन रही है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन परमाणु कितने दिखाई दे रहे हैं, इसमें कितने क्लोरीन परमाणु यहाँ पर, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कितने हो गए 5 हो गए। तो इसे लिखा जाएगा पेंटा क्लोरो एथिल बेंजीन, पेंटा क्लोरो एथिल बेंजीन कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट क्रिया नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर और इनमें आप देखिए कितने हाइड्रोजन परमाणु निकल रहे हैं, टोटल यहाँ से कितने निकल गए, तो यहाँ पर प्लस करके आप लिख सकते हैं -+4HCl, 4 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल हाइड्रोजन 4 निकल रहे हैं और उसकी जगह पर 4 क्लोरो समूह जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आप इसमें 4 क्लोरीन परमाणु और जोड़ दीजिए, तो ये 4 HCl निकल चुके हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के में, और 4 क्लोरो समूह जो है आप देखिए यहाँ पर जो अल्फा और बीटा कार्बन के साथ जुड़े हुए जो 4 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं उसके साथ प्रतिस्थापित हो जाएंगे, और प्रतिस्थापित होने के बाद पेंटा क्लोरो एथिल बेंजीन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर यदि सीधे हैलोजनीकरण की बात करें तो यदि सूर्य के प्रकाश में यदि अभिक्रिया हो रही है तो उस कंडीशन में
इससे जो हमको प्राप्त हो रहा है अल्फा क्लोरो एथिल बेंजीन, बीटा क्लोरो एथिल बेंजीन या फिर पेंटा क्लोरो एथिल बेंजीन का निर्माण होगा। लेकिन अगर यही अभिक्रिया यदि यहाँ पर जो एथिल बेंजीन है उसको यदि हम सूर्य के प्रकाश में ना करके हम किसमें करें, इसे अंधेरे में करते हैं। मान लीजिए एथिल बेंजीन की क्रिया CH2CH3 यदि हम सूर्य के प्रकाश में कर रहे हैं तो इस प्रकार से हमें 3 प्रकार के यौगिक हमको प्राप्त हो रहे हैं, एक अल्फा क्लोरोबेंजीन और बीटा क्लोरोबेंजीन और साथ में पेंटा क्लोरो एथिल बेंजीन। लेकिन अगर हम यही अभिक्रिया अंधेरे में करते हैं, यदि यही अभिक्रिया अंधेरे में होती है तो उस आधार पर आप देखेंगे यहाँ पर जो क्लोरीन गैस के साथ इसकी क्रिया होगी तो इसके द्वारा एक नया कंपाउंड हमें निर्मित होगा, इसका नाम होगा CCl2CH3। अब यहाँ देखिए ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, पहली संरचना में हमने देखा कि जब हम सूर्य के प्रकाश में एथिल बेंजीन की क्रिया क्लोरीन गैस से करते हैं या क्लोरीन के 1 मोल से करते हैं तो हमको अल्फा क्लोरो एथिल बेंजीन और बीटा क्लोरो एथिल बेंजीन बन रहा है। लेकिन जब हम क्लोरीन अणु के अधिकांश अणुओं के साथ या 4 क्लोरीन के अणु की क्रिया जब हम अल्फा क्लोरो या बीटा क्लोरो के साथ करते हैं तो उससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमें पेंटा क्लोरो एथिल बेंजीन की प्राप्ति होती है। लेकिन यही क्रिया यदि अंधेरे में हो रही है तो जब अंधेरे में ये क्रिया होती है तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमको यौगिक प्राप्त हो रहा है इसका नाम होगा अल्फा अल्फा डाइक्लोरो, क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन परमाणु है वही इससे प्रतिस्थापित हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एथिल बेंजीन। इस प्रकार से अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एथिल बेंजीन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम सीधे जब हैलोजनीकरण करते हैं तो वह क्लोरीन परमाणु किसके साथ क्रिया कर रहा है, कौन से अल्फा कार्बन से क्रिया कर रहा है या बीटा कार्बन से क्रिया कर रहा है, इस बात पर निर्भर करता है कि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रही है या फिर अंधेरे में हो रही है। यदि सूर्य के प्रकाश में हो रही है तो यहाँ पर अल्फा में भी क्रिया हो सकती है और बीटा में भी क्रिया हो सकती है। लेकिन अगर यह क्रिया अंधेरे में हो रही है तो यह जो क्लोरीन का अणु है, क्लोरीन के जो मोल हैं वो डायरेक्ट अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे उसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सीधे हैलोजनीकरण की क्रिया के द्वारा किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है दूसरी अभिक्रिया है सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं इसे, डाइक्लोराइड द्वारा। जब सल्फोनिल डाइक्लोराइड के द्वारा जब अभिक्रिया होती है तो इसके लिए यहाँ पर आप देखिए एक सजातीय श्रेणी का सदस्य हम लेंगे यहाँ पर, और ये जो सजातीय श्रेणी का है इसको हम कहेंगे टॉल्विन। तो ये जो टॉल्विन है जैसे ही SO2Cl2 के साथ क्रिया करता है सल्फोनिल डाइक्लोराइड, इसकी क्रिया इसके साथ होगी और इसमें पराक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो जब पराक्साइड की उपस्थिति में क्रिया होती है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी उसमें ये बन जाएगा CH2Cl, ये होगा इस प्रकार से अभिक्रिया से। यहाँ पर आप देखिए ये जो कार्बन है इससे के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोजन इसके साथ क्रिया करेगा तो ये बनाएगा CH2Cl प्लस यहाँ पर आप देखिए SO2 बचा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में इसमें एक क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है और ये क्लोरीन समूह एक हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा और ये बना लेगा HCl। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो
यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है, इसे हम कहेंगे बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब सल्फोनिल डाइक्लोराइड की क्रिया होती है, टॉल्विन पर या मेथिल बेंजीन पर क्रिया होती है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें बेंजील क्लोराइड की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है अगला नंबर है तीसरा। इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया करते हैं, PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया हमको करानी है, तो इसके लिए भी कोई एक सजातीय सदस्य लेंगे हम अल्कोहल बेंजीन का। इसके लिए हम ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर OH। इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, क्या कहेंगे इसे, बेंजील अल्कोहल, या इसे हम कहेंगे फिनॉल। इसका नाम है फिनॉल, या इसे आप बेंजील अल्कोहल कह सकते हैं। तो जब बेंजील अल्कोहल की क्रिया PCl5 से होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फास्फोरस डाइक्लोराइड है इसके साथ इसकी क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे हम CH2OH, क्योंकि ये प्राथमिक अल्कोहल है तो प्राथमिक अल्कोहल में यहाँ पर CH2 लगाना पड़ता है। यदि द्वितीयक अल्कोहल होता तो CHOH लिखते, यदि तृतीयक अल्कोहल होता तो यहाँ पर हम COH लिखते। तो यहाँ पर जब इसकी क्रिया होती है तो इसकी क्रिया के द्वारा यहाँ पर जो OH समूह है वो इसके क्लोरो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये CH2Cl बन जाएगा, CH2Cl का निर्माण करेगा, और यहाँ पर आप देखिए POCl3 बनेगा प्लस POCl3, और एक और क्लोरीन बची हुई है तो ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगी और बना लेगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर जब PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसकी क्रिया होती है निम्न ताप पर, तो जब निम्न ताप पर जब इसकी क्रिया हो रही है तो इससे हमको बेंजील क्लोराइड की प्राप्ति होती है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निर्मित हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो फिनॉल है, या इसको हम बेंजील अल्कोहल बोलेंगे क्योंकि ये प्राथमिक अल्कोहल के रूप में मौजूद है, तो इसे आप बेंजील अल्कोहल कह सकते हैं। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी क्रिया होगी उसके आधार पर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक अभिक्रिया ले रहे हैं, या इसमें सक्रियता के आधार पर देखें, सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर यदि हम देखें तो जो आयोडीन होता है, आयोडो समूह, ये सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। उसके बाद आप देखिए Br होगा, उसके बाद यहाँ पर Cl होगा और यहाँ पर होगा F। इसकी क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत सक्रिय होता है ये। यदि किसी भी एल्किल समूह के साथ या एरिल समूह के साथ ये जुड़ा हुआ है तो वो ज्यादा सक्रिय होगा, Br उससे कम सक्रिय होगा, Cl उससे कम सक्रिय होगा, और यदि हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो वह इसकी अपेक्षा काफी कम सक्रिय होगा। ठीक इसी तरह यदि हम एक संरचना लें CCl5CCl3, ये संरचना हमने आपको बताई थी, इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो बेंजीन कहा जाता है। यहाँ पर इसे जब इसकी संरचना हमने बताई थी आपको इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप देखिए C6H5CH2 CHCl2, ठीक इसी तरह इस प्रकार की संरचना बनी थी C6H5CH2Cl। यहाँ पर आप देखिए जो पहली संरचना है इसे हम कहते हैं
बेंजिल मोनोक्लोराइड, इसे कहते हैं हम बेंजिल डाइक्लोराइड और इसे हम कहते हैं बेंजिल ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा सक्रिय रूप में ये होता है जिसको हम बेंजिल ट्राइक्लोराइड कहते हैं, और यदि हम डाइक्लोराइड की बात करें तो डाइक्लोराइड इससे कम सक्रिय होता है, और यदि हम मोनोक्लोराइड की बात करें तो यह उसकी अपेक्षा काफी कम सक्रिय होता है। क्यों कम सक्रिय हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ पर क्लोरो समूह की बात करें तो यहाँ पर क्लोरो समूह अधिकतम है, यहाँ पर 3 क्लोरो समूह दिखाई दे रहे हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 क्लोरो समूह दिखाई दे रहे हैं और वहां 1 क्लोरो समूह है। तो जब यहाँ पर, जैसा कि हमने इसके पिछले पीरियड में आपको बताया था कि यहाँ पर -I प्रभाव होता है, तो यहाँ पर -I प्रभाव की अधिकता दिखाई दे रही है 3 क्लोरो समूह के द्वारा। यहाँ पर 2 क्लोरो समूह है, इसलिए इसकी अपेक्षा इसकी सक्रियता कम हो गई, और यदि हम 1 क्लोरो समूह की बात करें तो यह इसकी अपेक्षा काफी कम सक्रिय होगा, क्योंकि यहाँ -I प्रभाव डालने वाला एक ही क्लोरीन समूह है। तो इस प्रकार से इनकी सक्रियता का क्रम -I प्रभाव डालने वाले क्लोरो समूह पर निर्भर करता है, इसलिए यह सबसे अधिक सक्रिय होगा, अधिक सक्रिय। और ये कम सक्रिय। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं भौतिक गुण के बारे में। ये तो हो गई भौतिक मतलब ये रसायन बनाने की विधियां कि किस प्रकार से हम योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा हैलोजन प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमने पाशर श्रृंखला युक्त रासायनिक बनाने की विधि बताई हमने। अब नेक्स्ट है भौतिक गुण। भौतिक गुणों में ये देखा जाता है कि यह किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देता है, किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहा है, इसका कलर कैसा होता है, यह अगर पानी में इसे घोलें तो ये घुलेगा या नहीं, या किसके साथ ये घुल सकता है, उसको घोलने में क्या क्रिया होगी, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो इसमें अगर हम इसके भौतिक संरचना के बारे में देखें तो ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं है, ये रंगहीन होता है। और यदि हम इसे पानी में घोले तो ये जल में अविलेय होता है, जल में अविलेय। लेकिन जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं, चाहे अब तथा कार्बनिक विलायक, चाहे आप ईथर की बात करिए, अल्कोहल की बात करिए, तो ये जो कार्बनिक विलायक है इसमें ये विलेय होता है, विलायकों में विलेय होता है। साथ ही यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये क्रिस्टलीय ठोस है, रंगहीन है लेकिन क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। एक निश्चित क्रिस्टल होते हैं इसके, एक निश्चित आकार के क्रिस्टल इसमें पाए जाते हैं, और ये रंगहीन है लेकिन जल में नहीं घुलता और कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है। ठीक इसी तरह यदि हम इसके क्वथनांक और गलनांक की बात करते हैं, क्वथनांक उसे कहा जाता है जब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर हैलोजन समूह की बात कर रहे हैं, हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, हैलोएरीन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो विलयन बनेगा, इसको हम पिघलाने के बाद जो विलयन तैयार करेंगे उसका उबलने का जो समय है वो कितना होगा। ठीक इसी तरह यदि हम गलनांक की बात करते हैं तो यह कितने टेम्परेचर पर या कितने ताप पर गलता है या पिघलता है, उसका जो टेम्परेचर होगा, उसका जो ताप होगा, ये बाकी से काफी अधिक होता है, इसका मान अधिक होता है। गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि हम इसके भौतिक गुणों की बात करें तो रंगहीन है, क्रिस्टलीय ठोस है, और यदि हम इसकी घुलनशीलता की बात करें तो घुलनशीलता के आधार पर देखें तो जल में ये नहीं घुलता है, लेकिन अगर हम कार्बनिक विलायक जिसमें अल्कोहल बेंजीन होता है, यदि इसे घुलना चाहें तो ये आसानी से घुल जाएगा। लेकिन इसके गलनांक और क्वथनांक अपने दूसरे सदस्यों की अपेक्षा काफी अधिक होते हैं। तो इसी आधार पर हम भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है रासायनिक गुण।
तो रासायनिक गुण हम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी हैलोजन प्रतिस्थापी जो यौगिक है या हैलोजन युक्त हैलोएरीन है वो निम्न यौगिकों के साथ कैसी रिएक्शन देता है, कैसी अभिक्रिया करता है और उस प्रकार से उससे कोई नया यौगिक जो बन रहा है वो किस प्रकार बनेगा। तो इसे बताने के लिए हम उसके रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं कि यह अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से क्रिया करेगा। तो रासायनिक गुण में इसमें हम सबसे पहली अभिक्रिया बता सकते हैं OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर कोई भी OH समूह ले लेते हैं तो यहाँ पर हमको एल्किल बेंजीन लेना पड़ेगा, यहाँ पर हम हैलोएरीन लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है क्लोरोबेंजीन, जैसा कि इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं क्लोरोबेंजीन। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन पर क्लोरीन के मोल की क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम कास्टिक सोडा से करते हैं NaOH, इसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा की क्रिया जब हम उच्चतम ताप पर करते हैं, जैसे इसके लिए हमने ताप लिया है 300 डिग्री सेल्सियस, तो अधिकतम ताप है। तो जब हम 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं और 20 एटमॉस्फेयर पर, 20 वायुमंडलीय दाब पर जब हम क्रिया कराते हैं तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो Cl समूह है, ये Cl समूह इस Na के द्वारा क्रिया कर लेगा। यहाँ पर आप देखिए ये Na के द्वारा NaCl बनाकर अलग हो जाएगा और ये OH समूह यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्लोरो समूह का प्रतिस्थापन किसके द्वारा है, OH के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, किसका हो रहा है, क्लोरो समूह का हो रहा है। तो यहाँ पर एक नया यौगिक निर्मित होगा और ये नया यौगिक होगा, इस प्रकार से आप बता सकते हैं, यहाँ पर OH प्लस लवण NaCl। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या था, क्लोरोबेंजीन था, और क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब हम कास्टिक सोडा से करते हैं, जिसको हम क्षार भी कहते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम करा रहे हैं यहाँ पर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया 300 डिग्री सेल्सियस और 20 वायुमंडलीय दाब पर, इसे आप 20 ATM भी लिख सकते हैं, इसके साथ क्रिया हो रही है। तो क्लोरो समूह का प्रतिस्थापन यहाँ OH के द्वारा हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो नया यौगिक आपको प्राप्त हुआ है, इसे आप कहेंगे फिनॉल या बेंजील अल्कोहल, इसे आप कहेंगे फिनॉल। और ये जो आपको सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, ये एक लवण है, यहाँ पर लवण की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि OH समूह द्वारा क्लोरो समूह का कैसे प्रतिस्थापन हो रहा है, और इस तरह से हमको एक प्रतिस्थापी यौगिक, क्योंकि यह भी बेंजीन का एक प्रतिस्थापी यौगिक है, और इससे जब कास्टिक सोडा की क्रिया होगी तो इससे एक नया प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त हो रहा है जो कि फिनॉल है, या इसे हम बेंजील अल्कोहल कह सकते हैं। नेक्स्ट है तो एक यौगिक से यहाँ पर दूसरे यौगिक का निर्माण हो रहा है, या अभिकारक से क्रियाफल का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर जो भी अभिकारक होंगे, ये अभिकारक क्रिया करके जब नया उत्पाद बना रहे हैं, तो यहाँ माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ताप और दाब का होना या किसी माध्यम के रूप में उत्प्रेरक का होना भी आवश्यक है। तो कोई भी एक माध्यम हो सकता है जिसके द्वारा हम OH समूह, यहाँ जैसे हमने क्लोरो समूह का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें नया यौगिक प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर हम दूसरा लेते हैं एल्कोक्सी समूह द्वारा, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यहाँ पर आप देखिए जो एल्कोक्सी समूह है, एल्कोक्सी समूह हम किसे कहते हैं, इसे कहा जाता है OR, इसे हम कहते हैं एल्कोक्सी समूह। तो यहाँ पर जो
OR होगा ये कहाँ पर एल्कोक्सी समूह होगा? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये है आपका, इसे हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? फेनिल ब्रोमाइड कहेंगे, या इसे हम ब्रोमो बेंजीन कह सकते हैं इसे, या हम इसे कहेंगे हम एरिल, या इसे हम कहेंगे बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजिल ब्रोमाइड। और बेंजिल ब्रोमाइड पर किस समूह की क्रिया हो रही है? एल्कोक्सी समूह की। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी एल्कोक्सी समूह ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं CH3ONA, ये एल्कोक्सी समूह है, इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड, इसे कहेंगे हम सोडियम मेथॉक्साइड। तो जो मेथॉक्साइड है इसे कहेंगे हम एल्कोक्सी ग्रुप। ये जो होगा CH3O या OCH3 होगा, इसे हम कहेंगे एल्कोक्सी ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर देखिए O है और R है, R का मतलब होता है एल्किल समूह। तो यहाँ पर आपको CH3O दिखाई दे रहा है, तो ये कहलाएगा, इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड। तो जब इसकी क्रिया हम 200 से ऊपर डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 220 डिग्री सेल्सियस पर जब हम कॉपर धातु के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, तो जब हम कॉपर धातु के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो आप देखेंगे जो यौगिक हमको प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए हम इसके इस प्रकार लिख सकते हैं OCH3, इस प्रकार से। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो OCH3 है वो Br के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन किसका हो रहा है? Br का हो रहा है। तो ये जो Br है ये किसके साथ क्रिया करेगा? ये सोडियम के साथ क्रिया करेगा यहाँ पर। तो इसे आप यहाँ से ये इसको हटा दीजिए, अंडरलाइन जो आपने किया था। तो यहाँ पर आप देखिए ये CH3O, तो यहाँ का जो Br है इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा, और देखिए यहाँ से NaBr अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप NaBr अलग कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये हमको प्राप्त हो रहा है एल्कोक्सी समूह, इसे हम क्या कह सकते हैं? यदि हम इसे इस रूप में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं OCH3। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, हमने कार्बनिक यौगिकों की जो अवधारणा है जिसमें हमने नामकरण बताया था, इस आधार पर इसको कौन सा क्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे रहा है? इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? इसमें यहाँ आप देखिए, यहाँ O दिखाई दे रहा है, और ये क्या होता है? ईथर। वो यहाँ पर ईथर है, और यदि इसका नामकरण करें हम तो इसे हम मिश्रित ईथर कह सकते हैं, और इसका नाम यहाँ पर देखिए मेथिल फेनिल ईथर होगा। तो यहाँ पर हमको, या इसको हम यदि लिखना चाहें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं फेनिल मेथॉक्साइड, इसका नाम होगा, या बेंजिल मेथॉक्साइड। इसे लिखेंगे हम बेंजिल मेथॉक्साइड, या इसे हम ईथर बोल सकते हैं, ईथर होगा ये, या इसे हम लिखेंगे फेनिल मेथिल ईथर। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर वर्णमाला क्रम के अनुसार यदि हम देखें तो मेथिल जो है M से शुरू हो रहा है, और जो फेनिल है ये फेनिल तो P से शुरू हो रहा है। यदि इसे हम बेंजिल कहते हैं तो वो B से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर आप M के बाद P आता है और M के पहले यहाँ B आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों तरह से आप नामकरण कर सकते हैं। यदि फेनिल के रूप में कर रहे हैं तो आप मेथिल फेनिल ईथर लिखेंगे, और यदि बेंजिल लिख रहे हैं तो बेंजिल मेथिल ईथर लिखेंगे। तो आप जिस तरह से नामकरण करते हैं उस तरह से यदि नामकरण आपको करना है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं मेथिल, या लिख रहे हैं हम बेंजिल मेथिल ईथर, तो यह भी सही होगा। और यदि हमने लिखा यहाँ पर मेथिल फेनिल ईथर, तो
तो यह भी सही होगा नामकरण, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आप देखिए नामकरण में इसको फेनिल भी कहा जा सकता है और बेंजील भी कहा जा सकता है, इसलिए इसे हम बेंजील मेथिल ईथर या इसे हम मेथिल फेनिल ईथर कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो जो यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है वो होगा बेंजील मेथॉक्साइड, और बेंजील मेथॉक्साइड जो कि ईथर है और इसके द्वारा हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको लवण की प्राप्ति हो रही है। जैसा सोडियम क्लोराइड बनता है ठीक इसी तरह यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड की प्राप्ति हो रही है। नेक्स्ट है तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया इसमें हम देख सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अनेक नए यौगिकों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरी अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स एक वैज्ञानिक है, उनके आधार पर यह अभिक्रिया, उनके नाम पर अभिक्रिया रखी गई है। तो ये जो वुड्स अभिक्रिया है, इस वुड्स अभिक्रिया में आप देखेंगे कि जब इसमें एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एल्किल हैलाइड दो हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया है एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एरिल हैलाइड ले रहे हैं और ये एरिल हैलाइड यहाँ पर Cl है, और इसकी क्रिया हम यहाँ पर सोडियम धातु से करते हैं। तो जब हम एल्किल हैलाइड, दो एल्किल हैलाइड की क्रिया, तो यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड यहाँ लिख दीजिए और दूसरा एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लस इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर इन दोनों की जो क्रिया है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। शुष्क जिसमें आर्द्रता बिल्कुल नहीं होगी ऐसा ईथर होता है, तो यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो दो सोडियम धातु है, ये सोडियम धातु क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगी। तो क्रिया करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये कैसी संरचना बन रही है। यहाँ पर ये संरचना दिखाई दे रही है, ये दोनों ही बेंजीन समूह को जोड़ दीजिए आप, तो ये जो दोनों बेंजीन समूह जुड़ गए हैं, तो ये संरचना के बाद एक दूसरा यौगिक क्या बनेगा यहाँ पर 2NaCl, तो इसे हम कहेंगे डाईफेनिल, इसका नाम होगा डाईफेनिल, या इसे डाईबेंजीन कह सकते हैं इसे। तो इस प्रकार आप देखिए जो वुड्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह अभिक्रिया को करने के लिए सबसे पहले उन्होंने दो एल्किल हैलाइड लिया, दो एरिल हैलाइड लिया, यहाँ एल्किल नहीं है बल्कि एरिल हैलाइड है, उसकी क्रिया सोडियम धातु की अधिकता में करी। जैसे ही सोडियम धातु की अधिकता में की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इससे डाईफेनिल का निर्माण हुआ। यह अभिक्रिया हम इस रूप में भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम कोई दूसरा हैलाइड ले ले, जैसे यहाँ पर हमने दोनों ही एरिल हैलाइड लिया है, यहाँ पर अब एक एरिल हैलाइड लेते हैं और दूसरा एल्किल हैलाइड, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर आप Cl ले लीजिए, यहाँ पर 2Na ही होगा, लेकिन जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हम इसके साथ CH3Cl ले लेते हैं। यहाँ पर इसे हम बेंजील क्लोराइड कहते हैं और इसे हम क्या कहेंगे मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो बेंजील क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा टॉल्विन। यहाँ पर आप देखिए CH3 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसी कंडीशन थी, यहाँ पर हमने क्या बनाया था डाईफेनिल बनाया था, क्योंकि दोनों ही एरिल हैलाइड थे।
दोनों ही हेलो एरिन थे, और जब दोनों हेलो एरिन हैं और उसके साथ सोडियम धातु की क्रिया हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें डाइफेनिल की प्राप्ति हो रही है और लवण बन रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर एक एरिल हैलाइड लेते हैं और दूसरा हमने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड लिया है, मिथिल क्लोराइड लिया है, तो इसके फलस्वरूप जो एक नया यौगिक हमको प्राप्त होगा ये होगा मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन होगा, या इसे हम कहेंगे टॉल्विन या टॉल्विन। तो इस प्रकार से ये टॉल्विन का निर्माण जो है ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, थायो समूह द्वारा, थायो या थायो एल्कोहल बोल सकते हैं, थायो एल्कोहल द्वारा प्रतिस्थापन। तो थायो एल्कोहल, जैसा कि आपको पता है कि एल्कोहल हम किसे कहते हैं, OH को एल्कोहल कहते हैं, ये पता है आपको। लेकिन अगर यहाँ थायो है तो थायो में हो जाता है S, तो ऑक्सीजन की जगह पर यहाँ पर होगा S और H, तो इसे हम लिखेंगे SH। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे SH। तो थायो एल्कोहल को हम लिखते हैं SH। तो यहाँ पर जो थायो एल्कोहल है, जब इसकी क्रिया हम एरिल हैलाइड से कराते हैं इस प्रकार से Cl, तो इसे हम क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड या बेंजील क्लोराइड कहेंगे। बेंजील क्लोराइड, और बेंजील क्लोराइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, थायो एल्कोहल से करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप RSH लिख सकते हैं, या फिर RSH के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर KSH लिख सकते हैं, या किसी भी रूप में हम यहाँ पर एल्किल एल्कोहल थायो एल्कोहल लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ लिखेंगे पोटेशियम थायो एल्कोहल। तो यहाँ पर KSH लिख रहे हैं, तो KSH के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे ये क्लोरो समूह का प्रतिस्थापन यहाँ पर थायो समूह के द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए K इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए इसका नाम होगा SH और ये होगा प्लस KCl, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, बेंजील थायो एल्कोहल, और ये होगा पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर थायो एल्कोहल द्वारा यदि प्रतिस्थापन होना है तो ये जो बेंजील क्लोराइड है या एरिल हैलाइड है, इसको हम थायो एल्कोहल से क्रिया कराएंगे, तो इससे बेंजील थायो एल्कोहल बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से एरिल हैलाइड की क्रिया किसी दूसरे के द्वारा, दूसरे समूह के द्वारा जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो एक नया यौगिक हमको प्राप्त होता है, और इससे ज्यादातर रूप में माध्यम के द्वारा एक नए समूह की प्राप्ति होगी और लवण हमें प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम आपको अगले पीरियड में बताएंगे। थैंक यू। बच्चों, हमने आपको 13वें चैप्टर में आपको बताया था, एक संरचना हमने आपको बताई थी, इस प्रकार की ईथर की हमने संरचना बताई थी, और इसे हमने मेथिल बेंजील ईथर कहा था। मेथिल बेंजील ईथर कहा था। ये गलत है, ये गलत है। इसके स्थान पर आप यहां लिखेंगे मेथिल फेनिल ईथर। ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये फेनिल है और ये बेंजील नहीं होगा। बेंजील अगर होगा तो यहाँ पर CH2 लगता, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इस संरचना को आप मेथिल फेनिल ईथर कहेंगे। दूसरा इसमें हमने आपको बताया था, एक अभिक्रिया हमने बताई थी, रासायनिक अभिक्रिया, और इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने फेनिल क्लोराइड या इसकी क्रिया हमने आपको बताई थी। C6H5Cl की क्रिया NaOH से होती है।
300 डिग्री सेल्सियस पर, और हमने लिखा था 20 एटमॉस्फेयर, मतलब 20 वायुमंडलीय दाब लिखा था। 20 वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो इससे फिनॉल बनता है, OH प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड या लवण बन रहा है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखेंगे, ये 20 एटमॉस्फेयर नहीं है, बल्कि कितना है ये 200 एटमॉस्फेयर है। तो इसको आप सुधार लेंगे, ये गलती से हमने इसको 200 को हमने 20 कर दिया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जब हम C6H5Cl फिनिल क्लोराइड की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से 300 डिग्री सेल्सियस पर 200 एटमॉस्फेयर पर करवाते हैं तो इससे हमको फिनॉल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसे आप सुधार लेंगे और लवण बनता है।